हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हम हैं दुर्ग में और आज हम करने वाले हैं आ डे इन अ लाइफ ऑफ एसपी। सलभ कुमार सिन्हा सर के साथ, जो कि अभी करंटली दुर्ग के एसपी हैं। और शुरुआत करते हैं मॉर्निंग रूटीन से, जैसा कि अभी सुबह हो चुका है और सर एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जिम में आते हैं। और सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सर अभी करंटली क्या है, जिम कर रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं सर से और सर का आ डे इन अ लाइफ शूट करेंगे। सो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सर एक्सरसाइज वगैरह चल रही है आपकी? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा लेट हो गए हम। हाँ नहीं कोई बात नहीं। सर जनरली जी रनिंग वगैरह है, आप कितने टाइम करते हैं और रूटीन क्या रहता है आपका एक्सरसाइज वगैरह का? एक्सरसाइज के लिए जैसे मॉर्निंग आकर के पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके ट्रेडमिल में लगभग आधे घंटे में ट्रेडमिल पे या तो वॉक, ब्रिस्क वॉक या तो फिर स्लो मतलब जॉगिंग टाइप करता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए वेट ट्रेनिंग करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें वेट्स वगैरह उठाते हैं। और फिर लास्ट में प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके तो लगभग 1.5 आवर्स के आसपास का पूरा शेड्यूल रहता है मॉर्निंग। ओके, जैसे ये जिम है काफ़ी बड़ी जिम है, साथ ही साथ काफ़ी वेल मैनेज है। हाँ। तो यहाँ पे फीस वगैरह भी लगती है क्या आपकी? क्या क्या फीस वगैरह भी लगती है? हाँ बिल्कुल फी लगती है, सबकी फी लगती है। ओके। मैंने खुद मेंबरशिप लिया है, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। मैंने फॉर्म भरा मेंबरशिप का और उसके बाद उसकी मंथली फी भी लगती है। और सभी को देना कंपलसरी है, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे नॉन पुलिस वाले हैं। ओके ग्रेट।
सर जैसे कि आज सैटरडे है तो आपका जो निवास पे ही ऑफिस बना हुआ है छोटा, तो सबसे पहले आप वहाँ जा रहे होंगे आज, और किस तरीके से रूटीन स्टार्ट होता है आज के लिए? सैटरडे को जनरली जो हमारा मेन ऑफिस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 5 डे वर्क 5 डे वीक का कंसेप्ट रखा हुआ है। हाँ जी। ऑफिस का स्टाफ जनरली आज छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि पुलिस में 24/7 काम चलता ही रहता है, थाने ओपन रहते हैं, तो इस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ टूर कर लें, दौरा कर लें, या कोई स्पेशल अगर काम है, कोई कुछ लोग अगर मिलना चाहते हैं तो उनसे मिल लेते हैं, कैंप ऑफिस में मिल लेते हैं, या पेंडिंग काम इसको हाँ वो पेंडिंग सब। काम जो है जी। वो निपटा लेते हैं। हाँ। और क्योंकि हमारे ऑफिस यहाँ पे 2-3 अलग अलग जगह पे ऑफिस का सेटअप है, हम्म। तो जैसी सुविधा होती है लोगों को उस हिसाब से हम लोग उनको मतलब मिलते भी हैं अपने अपने ऑफिस में। ओके। तो आज का जैसे अभी शुरुआत यही अपने कैंप ऑफिस से करना है, क्योंकि कैंप ऑफिस में कुछ मैं चीज़ें देखूंगा, कुछ जी। रिव्यू करूंगा, और उसके बाद फिर फील्ड पे निकलेंगे। हाँ, जनरली सर आपका ये जो ऑफिस है इसमें आप वैसे डेली भी कोई ना कोई आता होगा हाँ, मॉर्निंग टाइम मतलब में? ये बेसिकली ये ऑफिस आवर्स के बाद जनरली जो ऑफिस आवर्स रहते हैं उसमें तो जो मेन हमारा ऑफिस है वहाँ हम हाँ बैठते हाँ हैं, जी। या कहीं फील्ड पे निकले रहते हैं। बट उसके अलावा अगर मान लीजिए ऑफिस आवर्स के बाहर अगर जी। ऑफिस आवर्स के बाहर अगर किसी को मतलब आना रहता है, मिलना रहता है, तो कैंप ऑफिस में आकर के मुलाकात कर लेते हैं। ओके सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कब यूपीएससी सीएससी एग्जाम दिया था? मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। हाँ। ये मेरा होम कार्डर है, और मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैंने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू की थी 2009 में, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। ओके। तब हालांकि तैयारी मैंने नहीं की थी, मैं जस्ट एक कि अपने हाँ आप दे को देते हैं, सिलेक्शन हो टेस्ट जाएगा। करना, हाँ हाँ। टेस्ट करने के हिसाब से मैं एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो उस समय मुझे लगा, कॉन्फिडेंस आया कि शायद पढ़ाई अच्छे से करें, तैयारी अच्छे से करें तो कर लेंगे, जी। मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फिर मैं जॉब में था, एक्चुअली मैं 2006 में इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ग्रेट सर। तो 4 साल जॉब कर रहा था, 4 साल तक मैं जॉब में था, और फिर मैंने अपनी जॉब को छोड़ा, जॉब से रिज़ाइन किया, और मैं दिल्ली चला गया तैयारी करने के लिए। सर आपने अभी मुझे बताया कि आप दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन वगैरह करी थी, तो उस टाइम पे क्या माहौल रहता था? क्योंकि आजकल तो सब बदल गया है और कोचिंग्स तो अब बहुत सारे हो गए हैं, पहले तो हालांकि कम होंगे, मुझे लग रहा है गिने चुने इंस्टीट्यूट ही हो गए। हाँ, हमारे टाइम तक कोचिंग इंस्टीट्यूट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, हाँ। बट जो इस्टेब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनमें से 3-4 का ही नाम चलता था उस समय। हाँ। तो मैं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं था यूपीएससी के संबंध में, तो कुछ फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे, उनसे मैंने सलाह ली और मैं चला गया ओल्ड राजेंद्र नगर, ओके। और वहाँ पे कोचिंग में एडमिशन ली। फिर पटेल नगर में रह रहा था, हाँ। और लगभग साल भर के आसपास की कोचिंग रही हमारी। ओके। उस समय का पैटर्न भी अलग था, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। सर आपको अराउंड 9 ईयर हो गए हैं सर्विस करते हुए, तो जो सेक्रीफाइसेस या फिर जो चीज़ें आप वहाँ तैयारी के टाइम पे कर रहे होंगे कि ठीक है ये सब सुविधाओं, कम सुविधाओं में भी काम चला ले रहे हैं, लेकिन आज आपको इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और ये आपको काम करने को भी मिल रहा है डायरेक्टली लोगों को, जो आप काम के लिए आए थे सर्विस में, तो सर वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है, स्पेशली जब आप फील्ड पे लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। पॉजिटिव मिलता है तो खुशी होती है और बेहतर करने की इच्छा होती है, नेगेटिव मिलता है तो एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है कि और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। तो काफ़ी वो मतलब अच्छी फीलिंग आती है। सुविधाओं की जैसे आपने बात बोली कि हाँ गवर्नमेंट पूरा ख्याल रखती है रहने के बारे में, एकोमोडेशन का, व्हीकल्स का, मैन पावर का, मतलब वो सब सुविधाएं हैं, फैमिली को कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक तरीके से एक ऑफिसर को पूरा पूरा फोकस काम में करना है, बाकी चीज़ों की का जो ख्याल है वो गवर्नमेंट करती है। अच्छा सर, उस टाइम पे रिलेशनशिप को लेकर क्या सीन था आपका, या फिर उस टाइम पे स्टूडेंट्स में क्या रहता था? ऑब्वियसली मैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली गया था, पहला एक्सपीरियंस था बड़े शहर में रहने का। उसके पहले कभी स्टेट के बाहर मतलब रहने के हिसाब से तो नहीं गए थे, घूमने के लिए गए थे, तो एक कल्चरल डिफरेंस था वहाँ पे। बहुत मतलब आराम से, मतलब सबसे बातचीत, दोस्ती यारी। हमारे यहाँ पे क्या है, पहले बड़ा टैबू हुआ करता था। हाँ। जिस पीरियड में हम लोग ग्रो कर रहे थे स्कूल या कॉलेज में, उस समय मतलब किसी फीमेल क्या कहते हैं अपने बैचमेट से बात करना, ये करना, तो टैबू तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थोड़ा घबराहट ज़्यादा होती थी। हाँ।
आज की डेट में काफी सारे टूल्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप डायरेक्टली अप्रोच ना करके मैसेज भी कर दो तो हो जाएगा। उस समय क्या है कि आपको फेस टू फेस बात करना पड़ता था, और फेस टू फेस बात करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, मतलब तो आपने ट्राई किया था उस टाइम पे कभी स्कूल कॉलेज में? हाँ, स्कूल कॉलेज में कोचिंग करते टाइम। हाँ, मतलब दोस्ती थी बट वैसा रिलेशनशिप नहीं रहा। और कोचिंग के समय तो खैर वहाँ गए तो ऑब्वियसली पहले तो इंटिमिडेट थे कि भाई मैं तो बड़े छोटे से शहर से आया हूँ, यहाँ तो बड़े सिलेक्शन जल्दी बड़े लेना लोग है। हैं, हाँ। पता नहीं मतलब मैं इनके बीच फिट इन हो पाऊंगा कि नहीं। बट ग्रुप बना, जैसा मैंने कहा, दोस्तों का ग्रुप था, तो तैयारी साथ करते थे, डिस्कशन करते थे। बट हाँ, उस समय फोकस यही था कि यही करना है, तो उस समय लगता था कि अभी रिलेशनशिप वगैरह के बारे में सोचें तो शायद समय खराब हो जाएगा। सर जैसे कि जो टास्क होते हैं, डेली टास्क बहुत सारे रहते हैं, कहीं कुछ करना है कहीं कुछ करना है, तो उनको कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए? पुलिस में देखिए क्या है कि सिचुएशन की गंभीरता के हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं। हाँ। कई बार कुछ क्राइम्स ऐसे रहते हैं जो बड़े सेंसेशनल होते हैं जी। काफ़ी गंभीर होते हैं, तो वो हमारी प्रायोरिटी में ऊपर रहते हैं। कुछ रूटीन के क्राइम्स रहते हैं जो कि शायद उतने गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान उस पर भी देना है, लेकिन वो प्रायोरिटी में थोड़े नीचे हो जाते हैं। जी। और ऑफिस का काम भी उसी के हिसाब से हम लोग अपना मतलब जो रूटीन है उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर कोई ऐसे सेंसेशनल इवेंट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी में देखते हैं और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग लेस प्रायोरिटी में रखते हैं। जैसे अभी एक हाल फिलहाल में एक मर्डर हमारे इलाके में हुआ है, थोड़ा मतलब सेंसेशनल टाइप का क्राइम। अभी उसी को लेकर के एक बैठक मैंने बुलाई है, जो टीम उसमें लगी हुई है पूरे इन्वेस्टिगेशन में, तो उनसे हम लोग मतलब पूरा रिव्यू लेंगे कि अभी तक क्या क्या काम इसमें हुआ है। आइए। सर जनरली पुलिसिंग का जो काम होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है और कई बार काफ़ी टफ डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। तो सर जो प्रेशर होता है, स्पेशली जैसे आप पूरा कमांड संभाल रहे हो पूरे ज़िले की पुलिस की, तो इस प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हो? कई बार बहुत सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, फिर जैसे हमने सोचा होता है वैसे नहीं जा रही होती। देखिए, मोस्टली जो पब्लिक सर्विस का नियम है, मतलब जो नियम है, जो मतलब जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि भाई लार्जर पब्लिक के लिए आपको बेहतर काम करना है। पुलिसिंग में ऐसा होता है कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए आपको काम करना होता है। अगर ऐसा कोई भी निर्देश या ऐसा कोई भी ऐसी कोई बात आती है जिसमें हमको लगता है कि ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे फिर हमको थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना रहता है। और आप जनरली, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप किसी को भी नियम कायदे कानून से समझा लोगे तो जनरली लोग समझ जाते हैं। और अगर आप कई बार हम कुछ चीज़ें बैलेंस करना, अगर आपको पता है कि कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें हाँ विद इन लीगल एम्बिट, मतलब कानून के दायरे में रहते हुए आप अगर वो काम कर सकते हो तो कर लेते हैं हम लोग। तो वो विथ टाइम वो आता है, मतलब विथ एक्सपीरियंस आता है। पहले जब हमारी पहली पोस्टिंग है तो उसमें शायद थोड़ा सा वो मैच्योरिटी कम रहती है, तो थोड़ा वो बैलेंस करने की जो टेंडेंसी या क्षमता है वो कम रहती है। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे आप जैसे सिचुएशन देखते हो तो सभी चीज़ों को तोल मोल करके फिर वो डिसीजन लिया जाता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जनरली जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो वो भी आपस में पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो थोड़ा रहता है, तो उस पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर में देखिए एक चीज़ हमको समझना होगा, यूपीएससी हम जब पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर इज़ ऑलवेज अबव एग्जीक्यूटिव, मतलब हायरार्की में हमेशा जो भी हमारे पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो हमसे ऊपर हैं। तो अगर उनकी तरफ से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस काम को इस तरीके से करना है, तो मैंने जैसा पहले बताया, अगर लीगली वो पॉसिबल है कि आप कर सकते हो तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर लीगली पॉसिबल नहीं है तो आप उनको समझाने का प्रयास करिए कि ये तो पॉसिबल नहीं है लीगली, क्योंकि इसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं। अगर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव हो रहा है, तो फिर वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो ये कहना, मतलब मेरा ये मानना है कि
कानून से अलग तो हमको कोई काम करना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो कानून के दायरे में रह के ही करनी चाहिए। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि अगर आप किसी को कानूनन तौर पे समझा देंगे कि इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं तो लोग समझते हैं और फिर अननेसेसरी दबाव तो नहीं आता है। ओके। सर अभी आप रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो आप सीएसपी ऑफिस गए थे और जब आपने बताया था कि जो एक मर्डर केस है उससे रिलेटेड, तो इस तरीके की मीटिंग्स वहीं पर होती हैं या फिर आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं? डिपेंड करता है। आज जैसा मैंने आपको बताया कि सैटरडे भी है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्टाफ वगैरह रहते नहीं है। और क्योंकि ये जो मामला है थोड़ा सेंसिटिव मैटर है जिसमें एक अननोन डेड बॉडी हमको मिली जो कि आधी जली हुई स्थिति में था, मतलब उसको मर्डर करके किसी ने जलाने का कोशिश किया था और ऊपर से जल गई थी, चेहरा उसका पहचान में नहीं आया। तो थोड़ा गंभीर मामला है, इसलिए हम लोग सीएसपी जो दुर्ग हैं उनके नेतृत्व में पूरा जांच इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके ऑफिस में ही सारा जांच हो रहा है, सारे लोग हैं, तो मैं वहीं चला गया था। ओके। सबको इधर बुलाने से बेहतर है कि मैं खुद ही वहाँ जाकर उनकी बैठक ले लूँ। ओके सर, अभी आप ऑफिस में भी गए तो ऑफिस में आज बेसिकली क्या काम पे फोकस किया गया है और आपने एक मीटिंग भी करी उसको भी? हाँ, ऑफिस का काम जो रूटीन में ये होता है कि कुछ पेपर वर्क्स होते हैं जो आपके पास आते हैं, जो आपको देखना होता है, साइन करना है या कुछ जवाब बना के भेजना है, वो रहता है। उसके अलावा ऑफिस में सबसे मेजर जो पार्ट रहता है वो लोगों की बातों को सुनने में जाता है। हाँ। काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कहीं कोई एक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्शन लिया नहीं जा रहा है पुलिस थाने के द्वारा, तो वो भी हमारे पास आकर के रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आते हैं, आज भी कुछ लोग आए हुए थे। और उसके अलावा एक बैठक जो मैंने ली वो ऑफिस की जो अपना स्टाफ होता है उनकी बैठक ली थी मैंने। वही एक मतलब जस्ट एक जनरल रिव्यू बीच बीच में करते रहना चाहिए कि ऑफिस में क्या चल रहा है, जो लेटर्स वगैरह आ रहे हैं टाइम पे उनका रिप्लाई जा रहा है कि नहीं कुछ, क्योंकि हमारे ऑफिस का मेजर जो काम है वो पुलिस फोर्स के जो हमारे जवान हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड होता है। चाहे उनके पेंशन, मतलब जो रिटायर हो गए उनका पेंशन हो, चाहे टूर अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, और इससे संबंधित मतलब सारा कुछ जो है वो उन्हीं के वेलफेयर। तो अगर उसको हम लोग टाइमली सब ठीक करते रहेंगे तो उनका मोटिवेशन बना रहता है, चारे बेचारे मिलता है, चारे अगर समय पे मिल जाए तो उनको एक अच्छा खासा सपोर्ट हो जाता है, नहीं मिले तो थोड़ा दिक्कत रहती है। तो उस तरीके का एक रिव्यू ले लिया हमने कि एटलीस्ट चल क्या रहा है अपने को पता रहे, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जानकारी में चीज़ें नहीं रहती हैं और लोगों का जो काम है वो होता नहीं है। जैसे कि आज हम आपके साथ हैं मॉर्निंग से और देख रहे हैं कि अराउंड 4 बज चुका है, जो लंच होना चाहिए वैसे 2 बजे के अराउंड 1-2 के होना चाहिए। तो ऐसा जनरली हो जाता होगा। अच्छा, सर्विस में जब से वो आप कितनी बार हो चुका होगा? नहीं, ये तो
रेगुलर फीचर ही हो जाता है। जैसे मेरी जनरली आदत है कि मैं लंच ऑफिस में ही मंगा लेता हूँ, क्योंकि घर आकर के आप लंच करके फिर जाते हो, कई लोग वेट करते रहते हैं, टाइम लग जाता है, तो मैं कई बार ऑफिस मंगा लेता हूँ जी। और अदरवाइज़ अगर ऐसा भी होता है तो मतलब 2.5-3 तो मिनिमम बचते ही बचते हैं। ओके ग्रेट। सर जनरली आपको क्या खाने में क्या पसंद रहता है और हॉबीज़ क्या हैं आपकी? खाने में मतलब वैरायटी, जैसे साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है, इडली डोसा, और नॉन वेज भी मैं खाता हूँ। ओके। बिरयानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चिकन बिरयानी। और उसके अलावा वैरायटी चाइनीज़ वगैरह भी है, पसंद है। ऐसा मतलब बहुत स्पेसिफिक कोई ऐसा वो नहीं है कि ये ना पसंद है यार, बट ज़्यादा पसंद में आप बोलें तो नॉन वेज अच्छा लगता है मुझे। ओके नॉन वेज। हॉबीज़ गाने का शौक़ है, गाना सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, तो वो हॉबीज़ हैं हमारी। चलो गाना हम आपसे बाद में करवाएं। जी जी जी। ओके सर, जनरली पुलिसिंग का जो आपका कैरियर है, उस कैरियर के बारे में अगर आप बताना चाहो कि कैसे स्टार्ट हुआ था और कहाँ कहाँ आपने सर्विस दी है वैसे। ट्रेनिंग जो हमारी होती है हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी, उसके बाद जो पहली पोस्टिंग होती है वो ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो मैंने यहीं पे स्टार्ट किया था। दुर्ग मेरा पहला ज़िला था जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी, जिसमें हमारी ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने के लिए। दुर्ग के बाद फिर मैं बिलासपुर गया। बिलासपुर भी एक शहर है यहाँ छत्तीसगढ़ हाँ में। हाँ। बिलासपुर में लगभग साल भर से थोड़ा ज़्यादा समय रहा है। SCSP ओके। जो अभी हम लोग गए थे ऑफिस, तो जो ऑफिसर्स मिले थे आपको CSPs थे। मैं बिलासपुर में उस तरीके उस पोस्ट में था। स्टार्टिंग के दौर में रहा था। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई सुकमा में। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता है। हाँ। नक्सलवाद काफ़ी हावी यहाँ पे बस्तर एरिया में है। जी। तो सुकमा जो है वो सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली वहाँ रहते हैं। तो मैं 3 साल करीब सुकमा में था। पहला मेरा पुलिस अधीक्षक का चार्ज भी सुकमा में ही मिला मुझे। ओके। फिर वहाँ से फिर मैं कवर्धा आया। फिर उसके बाद बस्तर में कांकेर एक और ज़िला है, वहाँ मेरी पोस्टिंग 2 साल रही। और अब 2 महीने पहले मैं दुर्ग आया हूँ। सर आपको हमने अभी जैसे प्रीवियस डिस्कस किया और आपने ही बताया कि आपको 9 ईयर सर्विस में हो चुके हैं, तो सर कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि काफ़ी मोटिवेशनल हो या फिर ऐसे मेजर इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो, ताकि जो फ्यूचर IPS का जो सपना देखते हैं एस्पिरेंट, उनको मोटिवेशन मिले और वो भी कुछ इससे सीख सकें। मोटिवेशनल तो ऐसा है कि इतने सारे काम करते रहते हैं, कई लोगों का काम होता है तो वो लोग बड़े खुश होकर के आते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और उस समय जब उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन या अप्रिसिएशन देखते हैं, बड़ा मोटिवेशन होता है। एकदम रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो हमारे यहाँ एक बिजनेसमैन के यहाँ से 2 करोड़ रुपए की ठगी हो गई थी। ओके। मतलब जो आपने स्पेशल 26 मूवी देखी होगी, बिल्कुल उसी तरीके का एक गैंग था मुंबई का। वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के कर्मचारी बन के उनके पास गए रेड मारने और 2 करोड़ कैश लेकर चले गए बॉम्बे। तो हम लोगों को जैसी ही सूचना मिली, हम लोगों ने तत्काल अपनी टीमें लगाई और बॉम्बे जा कर के हम लोगों ने 10 लोगों को अरेस्ट किया और 1 करोड़ 40 लाख तो रिकवर हुए, इमीडिएटली रिकवर हो गए। बाकी भी हम लोग धीरे धीरे करके कुछ करके मतलब 1.5 तक तो रिकवर कर लिए हैं, आगे भी कोशिश कर रहे हैं। तो ही वॉज़ वेरी थैंकफुल। और मुंबई पुलिस भी इन लोगों को ढूंढ रही थी, तो उनका कहना था कि भाई आप लोगों ने आकर के इमीडिएटली एक्शन लिया तो अमाउंट मिल गया, नहीं तो अमाउंट जनरली ऐसे केसेस में मिल नहीं पाता है। तो इस तरीके से जब भी कुछ होता है तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर टीम कोऑपरेशन जो होता है वो कैसे आप अलाइन कर पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े मिशन पे निकलना और वो कि प्रॉपर टीम टाइम पे काम कर रही है या फिर कोऑर्डिनेशन सही है नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट व्यक्ति को अपना रोल पता होना चाहिए। तो उसके लिए ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीम की। चाहे आप नक्सल ऑपरेशन के लिए टीम निकाल रहे हैं, चाहे किसी क्राइम के डिटेक्शन के लिए आपने टीम लगा रखा है, या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को झेलने के लिए, मतलब जहाँ भी आपने एक टीम बनाई है वहाँ लास्ट व्यक्ति तक को पता रहना चाहिए कि उसका रोल क्या है।
तो बड़ी टीम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक यूनिट जो है अपने लास्ट व्यक्ति तक बात करके उस इंफॉर्मेशन मैसेज डालती है कि उनका क्या रोल रहेगा, और उस वजह से उससे कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। ओके सर, जैसे कि अभी आपने क्राइम के बारे में जिक्र किया था, क्राइम आजकल देखें तो उसकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। कभी किसी तरीके का क्राइम निकल के आता है और कभी कभी बियॉन्ड द थिंग ऐसे क्राइम हो जाते हैं। तो सर ऐसे क्राइम को टैकल करने के लिए आप कैसे इन सब चीज़ों की स्किल या फिर इनको कैसे सीखते हैं कि इनको कैसे कम किया जा सकता है? बेसिकली अभी देखा जाए तो साइबर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। जो क्रिमिनल्स भी हैं वो साइबर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे क्राइम है जिसमें मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जैसे क्राइम की जो प्रवृत्ति होती है, जिस तरीके का क्राइम होता है, हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। साइबर में अभी नया क्या चल रहा है, सोर्स मटेरियल हमारे पास बहुत अवेलेबल है, इंटरनेट पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है, केस स्टडीज़ रहती हैं हम लोगों को। इनफैक्ट बुक्स वगैरह भी मिलती हैं जिसमें केस स्टडीज़, जो रिसेंट केस स्टडीज़ हैं उनके बारे में पता रहता है। तो वो सब करके एक दूसरे से कंसल्ट करके अपने को अपडेट रखते हैं। कोई नया अपराध अगर हुआ है और उससे मिलता जुलता अपराध कहीं और हुआ होगा तो वहाँ के अधिकारियों से चर्चा करके प्रयास करते हैं कि अपने आप को अपडेट करें। सर एज ए एसपी पावर की अगर बात करें तो पावर क्या फील होता है? क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट में बड़ा ये पॉपुलर है कि पावर को लेकर काफ़ी सोचते हैं और उसको लेकर मोटिवेशन भी मिलती है उनको। पावर का डेफिनेशन अलग अलग होता है जी। कोई शायद इस चीज़ को पावर समझता है कि आप लाठी लेकर के सड़क पर निकल गए और सर कोई डर के मारे घर के अंदर घुस गया, ये भी एक तरह का पावर लोग मान सकते हैं। एक पावर ये होती है कि कोई परेशानी में है और आप अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके उसकी परेशानी दूर कर सके। तो हमारे लिए, पुलिस के लिए जो दूसरा वाला पावर है वो ज़्यादा लागू है। पावर एज सच की एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, मैन पावर है, जिनको हम बोलें कि भाई ये काम कराना है तो वो लोग हमारी बात मान करके वो काम कराएंगे और लोगों को जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा आपको फील्ड पे लोग जानते हैं। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जब रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट के एसपी जो आईएएस और आईपीएस अफसर्स होते हैं उनको लोग जनरली जानते हैं। आप रेगुलरली मीडिया में फीचर होते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, लोग पहचानते हैं। आप कहीं भी जाओ तो लोग आपको मतलब थोड़ा रिगार्ड देंगे, आपको आपसे बातचीत करना चाहेंगे, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से एक रिकॉग्निशन भी है और जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं किसी भी विभाग से बात करके कोई भी किसी भी तरह का काम आप करा सकते हैं। जैसे पर्क एंड अलाउंसेस की बात होती है और सर आपकी फैमिली भी होती है, तो ये फैमिली के साथ ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? पर्क्स एंड अलाउंसेस तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की हुई वो हमको मिलती है और मतलब जैसा आप देख सकते हैं कि अच्छा एकोमोडेशन रहता है, गाड़ी रहती है हमारे पास में, मैन पावर भी कुछ रहता है जो कि घर के कामों में मदद करते हैं। तो इस हिसाब से मतलब एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल रहती है और आई थिंक सैलरी जितनी है वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए सफिशिएंट रहती है। ओके, सो आपका जो डेली का काम रहता है, वैसे तो 24 घंटे की जॉब मानी जाती है पुलिसिंग की, बट एक एवरेज डेली का निकालें तो इतने टाइम में आपको कितना लगा कि इतने घंटे तो मैं रहता ही हूँ सर्विस में डेली? वो बोलना मुश्किल होगा क्योंकि डिपेंड करता है, बट हाँ ऑन एन एवरेज किसी भी गिवन टाइम में मुझे लगता है 10 से 12 घंटे तो फील्ड पे रहना ही रहता है। स्पेशली जहाँ अर्बन शहर की बात है, मतलब आप सुबह 10-11 बजे ऑफिस पहुँचते हो और फिर रात में 7-8 बजे तक आप ऑफिस मतलब फील्ड से निकल कर घर आते हो और घर आने के बाद भी आप फ़ोन पे तो अवेलेबल रहते ही हो। तो फील्ड पे मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे तो अर्बन सेटिंग्स में हो जाते हैं। रूरल पुलिसिंग थोड़ी अलग है, नक्सल एरिया में हम थे तो वहाँ ऑफिस या फील्ड में कम रहने की आवश्यकता पड़ती थी, फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन वहाँ हो जाता था। ओके, आपका जैसे फ़ोन मैं अभी देख रहा हूँ आपके पास 2 फ़ोन हैं और लगातार कोई ना कोई फ़ोन आता रहता है, तो कभी कभी आपको इरिटेशन नहीं होती? इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं और सबको आपको पिक करना है और फिर जवाब देना है, वो सब? हाँ, कभी कभार ऐसा सिचुएशन, मतलब नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कहीं आप एंगेज्ड हैं, कभी आप मूवी देखने गए, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और उस समय फ़ोन बज रहे तो थोड़ी इरिटेशन होती है यार कि मतलब, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब। हमने ये जिम्मेदारी तय की थी कि हमने खुद ही चुनी थी। हाँ। तो इसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो भी हमको मतलब लेनी ही पड़ेंगी। तो आदत बन जाती है, धीरे धीरे करके आदत हो जाती है और फिर आप ये भी जानते हो कि किस फ़ोन को उठाना है, किसको नहीं उठाना है।
बंद हो जाने चाहिए, किसी को लेके कोई शिकायत ना हो। इस संबंध में शासन का भी निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी मतलब लाइसेंस का जो टाइम है ख़त्म होने के बाद कोई भी बार वगैरह चालू ना हो, अननेसेसरी झगड़ा होता है, न्यूसेंस होता है। ठीक है, तो आज बढ़िया कार्रवाई करिए और शहर में पुलिस की उपस्थिति दिखाइए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। सो सर, जैसे कि हम सुबह से आपके साथ हैं और अभी करीब 12 बजने वाला है रात का, और जिसमें कि पेट्रोलिंग वाली जितनी भी गाड़ियां थी आपने सबको निकाल दिया है कि जाइए। 300 कम से कम आज लोग चाहिए, मुजरिम लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा हो। तो सर ये क्या प्लानिंग होती है? हर एक थाना क्षेत्र में हमारे कुछ लोग आइडेंटिफाइड होते हैं जो आदतन बदमाशी करते हैं, अपराध करते हैं। उनका नाम हमने अपने रजिस्टर में चढ़ाया हुआ होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो कि कई मामलों में गिरफ्तार नहीं हो पाए होते हैं और फरार चल रहे होते हैं। तो क्योंकि पुलिस के पास एक के बाद एक कुछ ना कुछ मामले आते रहते हैं, तो इन पुराने मामलों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार। हाँ, ऑब्वियसली। तो आज स्पेशली हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स डाल करके सभी जो SHOs हैं, सभी थाना प्रभारियों को साथ में मिला करके एक पूरे शहर में कंबाइंड अभियान चलाया है। अभियान यही रहेगा कि इस तरीके के जो भी फरार आरोपी हैं जो उनके इलाके के हैं, उनके लिए स्पेशली मतलब कोशिश करेंगे पकड़ने का, और जो गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं उनको भी एक बार चेक करेंगे उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है और एक बार ले आएंगे यहाँ पर। सो इस तरीके के जो अभियान है या फिर जो प्रोसेस है कब कब करते रहते हैं सर? ये रेगुलरली हम लोग करते रहते हैं। मतलब जैसे ये इस तरीके का अभियान अभी पिछले महीने भी एक बार किया था हमने, तब हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को पकड़ा था। इस बार कोशिश है कि उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें। और इसके अलावा इसी टाइप से अलग अलग अभियान भी हमारे हर हफ्ते कुछ ना कुछ अभियान चलाते हैं, जिससे शहर में थोड़ा एक पुलिसिंग का अच्छा इमेज बना रहता है। सो आज हमने सर के साथ आ डे इन अ लाइफ ऑफ SP शूट किया है, जो कि ये टाइटल था सर वीडियो का। तो सर ओवरऑल हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूवर्स हैं वो सारे UPSC एस्पिरेंट हैं, और डेफिनेटली जो ये वाला वीडियो देख रहे होंगे वो IPS के लिए ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होंगे या फिर उनके IPS के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि जो सपना आप देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। सपने पूरे होते हैं, बस मेहनत और लगन से उसके पीछे लगे रहिए। और अगर आप पुलिस के अधिकारी बनना चाहते हैं तो इससे अच्छी नौकरी कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, क्योंकि आपको लोगों को न्याय दिलाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। वो आपके पास आते हैं जब वो मजबूरी में होते हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं, और अगर आप उनको थोड़ा सा भी राहत दे दें तो उनके चेहरे की जो मुस्कान होती है वो आपके लिए सबसे बड़ा इनाम होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी कोऑपरेट किया सो दैट कि हम आज इन अ लाइव वीडियो शूट कर पाए आपके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे शूट करने में आप लोगों के साथ। या वेलकम सर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। या थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वीडियो में सर की मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक या रात तक का जो भी शेड्यूल था वो हमने दिखाया है। सो डेफिनेटली आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि किस तरीके से पुलिसिंग कार्य करती है, फिर काम करती है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।